अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास TCA साइकिल। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इसका इंटरमीडिएट है ना सिट्रेट, इसके अंदर आ जाते हैं 3 कार्बोक्सिल्स के ग्रुप, जैसे कि 1 2 3 आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस पाथवे में बेसिकली क्या होता है कि पायरुवेट बन चुका था ग्लाइकोलिसिस के अंदर, उसको हम लोगों ने लिंक रिएक्शन होता है जो कि बेसिकली ग्लाइकोलिसिस को TCA के साथ ज्वाइन कर होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो पायरुवेट बना उसको हम लोग एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस साइकिल में क्या होगा, इस एसिटाइल कोए जैसे ही साइकिल के अंदर इंटर हो रहा होता है ना, उसकी क्या हो रही होती है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रही होती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है। और साथ साथ जैसे जैसे ये साइकिल चल रहा होता है उससे हमें कुछ जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं लाइक NADH FADH वगैरह मिल रहे होते हैं। सही है। और साथ में साइकिल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एंड में हमारा प्रोडक्ट आ जाता है ना ऑक्सैलोएस्टेट, वो इक्वल वैलेंट है टू द इनिशियल सबस्ट्रेट, तो इस वजह से साइकिल मोड़ के दोबारा से सबस्ट्रेट इक्वल्स टू प्रोडक्ट। से सबसे पहले हम लोग लिंक रिएक्शन देख लेते हैं जो कि है पायरुवेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाय मींस ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स। अब ये वाली सारी कहानी तो मतलब इन्होंने कोएंजाइम्स वगैरह लगा के किए हुए है, ये सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने जो है वो पायरुवेट को कन्वर्ट कर देना है एसिटाइल को है, बेसिकली और होता है PDH कॉम्प्लेक्स की मदद से। अब ये PDH कॉम्प्लेक्स है तो मतलब इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स का कम्बिनेशन है। ये इसके अंदर फर्दर 3 एंजाइम्स आ जाते हैं और उन तीनों के अलग अलग जो है वो कोएंजाइम्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है SEQ के लिहाज से भी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ये वाइवा में भी पूछते हैं। अच्छा, पहला जो PDH कॉम्प्लेक्स का कंपोनेंट आ जाता है E1, उसको हम कहते हैं पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। उसका यहाँ पे काम भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहा है, और ये सारे इन्होंने रिएक्शंस में बताया हुआ है कि किस किस तरह से ये इनका एक्शन है, तो यहाँ से देख लेना है। दूसरा आ जाता है इसका E2 वाला कंपोनेंट डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। अच्छा, जो E1 वाला कंपोनेंट है इसका जो कोएंजाइम है इसको चाहिए होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन बेसिकली विटामिन B1 से बना हुआ है। ठीक है। दूसरा आ जाता है डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, इसको लिपोइक एसिड और कोए चाहिए फॉर देयर एक्शन कोएंजाइम्स। ये सही है। जो कोए है वो विटामिन B5 से बन रहा होता है। सही है। और थर्ड आ जाता है E3 वाला कंपोनेंट डायहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजनेज E3, जिसको FAD और NAD की प्रेजेंस में ये एज अ कोएंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं। सो टोटल जो PDH कॉम्प्लेक्स के 5 कोएंजाइम्स आ जाते हैं, थायमीन पायरोफॉस्फेट, कोए, FAD, NAD और लिपोइक एसिड्स। ये तमाम के तमाम थायमीन B1 से है, ये वाला B5 से आ जाता है, FAD जो है वो B2 से आ जाता है, NAD जो है वो B3 से आ रहा है, विटामिन B3 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट SEQ के लिहाज से है। अच्छा जी, यहाँ पे आज वो PDH कॉम्प्लेक्स की रेगुलेशन की तरफ, जो कि हमारा प्रोफ SEQ भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। अब देखो, कोई भी चीज़ जिस साइकिल में अगर कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में है तो वही चीज़ उस चीज़ को पीछे वाले रिएक्शंस को वो इनहिबिट करवा रही होती है ना, नेगेटिव फीडबैक दे रही होती है। अब जैसे NADH वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया या पायरुवेट कन्वर्ट हो चुका है एसिटाइल कोए के अंदर, ये जो प्रोडक्ट है एसिटाइल कोए बन चुका है, तो ये इनहिबिट करवाएगा डायरेक्टली भी, और इनडायरेक्टली ये एक और एंजाइम के थ्रू इसको इनहिबिट करवा सकता है, इसको फोस्फोरिलेट करवा के। ATP यानी कि एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी है, एसिटाइल कोए है जो कि इसका प्रोडक्ट है, और NADH जो कि अगेन साइकिल के अंदर बन रहा था, ये तीनों क्या करवाते हैं कि जाके PDH काइनेज को एक्टिवेट करवा देते हैं, ये इसको फोस्फोरिलेट करवाता है और ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। दूसरी साइड पे PDH फॉस्फेटेज जो कि बेसिकली इसको दोबारा से डिफॉस्फोरिलेट करवाएगा, तो वो इसको स्टिमुलेट करवा सकता है। और ये कब एक्टिवेट होता है, ये बेसिकली या तो पायरुवेट की प्रेजेंस में, क्योंकि पायरुवेट होगा तो वो इसको एक्टिवेट करवाएगा, ये क्योंकि इसका एक्टिव होना ज़रूरी है पायरुवेट की प्रेजेंस में, ताकि पायरुवेट कन्वर्ट हो सके एसिटाइल कोए के अंदर। तो ये 2-3 लेवल्स पे आप लोगों ने इसकी रेगुलेशन लिखनी है। एक एलोस्टेरिक रेगुलेशन यानी कि ये सबस्ट्रेट लेवल पे ATP एसिटाइल कोए और NADH किस तरह से बाय मींस ऑफ PDH काइनेज इसको एक्टिवेट करवाते हैं और ये फॉस्फोरिलेट होके इनएक्टिव हो जाता है। बेसिकली जो इसका E1 वाला कंपोनेंट था वो इनहिबिट हो जाता है। दूसरा आ जाता है बाय मींस ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट क्या करता है कि इसी PDH काइनेज को इनहिबिट कर देता है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये डिफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में एक्टिवेट हो जाएगा। सेकेंडली कोवेलेंट मॉडिफिकेशन यही थी फॉस्फोरिलेशन डिफॉस्फोरिलेशन। अगर फॉस्फोरिलेट होगा तो इनएक्टिव होगा, डिफॉस्फोरिलेट होगा तो एक्टिव होगा। और थर्ड आ जाता है कैल्शियम की मदद से। कैल्शियम क्या करता है, यहाँ पे देखो PDH फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करवा रहा है और साथ में PDH कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करवा रहा है, जो कि स्केलेटल मसल्स के अंदर इसका रोल इंपॉर्टेंटली आ जाता है, क्योंकि जब मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनको एनर्जी वगैरह चाहिए, तो इट मीन कि साइकिल चलना चाहिए। तो कैल्शियम क्योंकि एक्सरसाइज जैसे एक्टिविटी ज़्यादा है तो उस दौरान कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, तो वो चाहेगा कि ये एंजाइम एक्टिव हो और आगे ATP वगैरह जनरेट होती रहे।
अच्छा, फिर इन्होंने एक कंडीशन दी हुई है पीडीएच कॉम्प्लेक्स की, अगर कंजेनिटली ही डिफिशिएंसी और उसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है और उसकी सारे सिम्टम्स वगैरह। और दूसरा है आर्सेनिक पॉइजनिंग, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो हम लोगों ने पेंटावेलेंट आर्सेनेट जो कि ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा कि वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कम्पीट कर रहा था। यहाँ पे जो आर जाती है इसकी ट्राइवेलेंट वाली फॉर्म आर्सेनिक एसिड की, जिसको हम लोग आर्सेनाइड कहते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे इसका जो E2 वाला कंपोनेंट है ना, इसके कोएंजाइम के साथ बेसिकली जाके जो है वो एक स्टेबल सा कंपाउंड बना देती है और इसको इनएक्टिव कर देती है इसके थायोल ग्रुप के साथ। ये जो SH वाला ग्रुप है इसको जो है इसके साथ कम्प्लेक्स बना के इसको इनहिबिट करवा देती है। तो जब ये डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज का कोएंजाइम ही इनहिबिट हो जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ये नहीं वर्क करेगा, पीडीएच कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं करेगा, पायरुवेट एसिटाइल को एक के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकेगा और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो कन्वर्ट हो जाए लेक्टेट के अंदर। तो लैक्टिक एसिडोसिस होगी और ख़ास तौर पे हमारे ब्रेन सफ़र करेगा लैक्टिक एसिडोसिस से।